जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद एक दफ़ा फिर से आप लोगों को डी लाइट। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बिलाखिर वो वक्त आ गया जब हम शानी अरशद को वेलकम कहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि शानी अरशद पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, टीवी जिंगल कंपोजर, प्लेबैक सिंगर और इसके साथ साथ ही रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। इनके करियर में बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, जिसमें इन्होंने टेलीविजन सीरीज़ के जो OSTs होते हैं वो इन्होंने बेशुमार दी हैं अब तक। इसके साथ ही साथ फिल्म जिनमें एक्टर इन लॉ, जिसका भी आपने ट्रैक सुना, नामालूम अफराद, लोड वेडिंग और इसके साथ ही तीफ एंड ट्रबल, डंकी किंग, इन सब का इन्होंने म्यूजिक दिया। साथ ही साथ अब तक शानी अरशद जो हैं वो 13 सुपरहिट फिल्म्स के बैकग्राउंड स्कोर दे चुके हैं और इन्होंने 11 दफ़ा कोक स्टूडियो में डायरेक्ट किए हैं सॉन्ग्स। और इसके साथ ही साथ जैसे भी मैंने आपको डंकी किंग का बताया था, तो ये एजाज़ इन्हीं को जाता है कि सबसे पहले ये म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने की म्यूजिक दिया था डंकी किंग का, और ये एक हिस्ट्री भी है। अच्छा चलें, हम इसके साथ ही शानी अरशद को वेलकम कहते हैं और बाकी की बातें उनसे जानेंगे। बहुत ही टैलेंटेड, जैसे मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रही हूँ, शानी अरशद हैं, तो उनके इस टैलेंट के पीछे का जो राज है वो उन्हीं से जानते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। स्पेशली मतलब लोग सिंगर्स होते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो वो क्वालिटी है ना, बिल्कुल हटकर, कि आपने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए अपने करियर में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। जी, मैं बताता चलूँ कि मैंने एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज ए म्यूजिक अरेंजर अपना करियर शुरू किया था, और मैं 16-17 साल की एज से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। ग्रेट, ये मुझे अंदाजा है। अच्छा, अब हम डिटेल में इस चीज़ का जानना चाहेंगे कि आपका मतलब बचपन में, क्योंकि होता है ना कि कोई भी माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल पर्सनालिटी होती है तो उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है जो कि लोगों को इतनी नज़र नहीं आ रही होती, और हम लोग उसका सिर्फ वो काम देख रहे होते हैं जो अभी फ़िलहाल हिट चल रहा होता है। लेकिन कैसे शानी, बचपन में कैसे थे आप, और क्या आपके प्लान्स हुआ करते थे? क्या शुरू से सोचा हुआ था कि आपने इसी फील्ड में आना है? जी बिल्कुल, मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था कि मैंने इसी फील्ड में आना है, बिकॉज मेरे घर पे बड़ा म्यूजिकल माहौल, मेरे वालिद साहब भी म्यूजिशियन थे, मेरे ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे, तो और मेरे अंकल्स भी, मेरे जो चाचा हैं सारे, वो भी सारे म्यूजिशियन हैं। अच्छा ग्रेट, तो उनके नाम जान सकते हैं हम? जी, मेरे वालिद साहब उस्ताद अर्शद अली खान साहब, he was a great तबला player, जिन्होंने मेहंदी हसन खान साहब और गुलाम अली खान साहब उनके साथ काफी गजल में उनके साथ संगत की है। और मेरे चाचा हैं अशरफ अली, सफदर अली, इन्होंने ये कभी स्क्रीन पर नहीं आए, बट काफी सारा इनका रिकॉर्ड है टीवी के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए, काफी म्यूजिक एल्बम्स हैं जो पुरानी, उनमें काफी सारा काम, और बहुत सारे सुपरहिट एल्बम्स जो थे उनका म्यूजिक मेरे घर के अंदर अरेंज होता था, प्रोड्यूस होता था। तो मैं बचपन में समझ में, मेरा जो प्लेग्राउंड था वो हमारा होम स्टूडियो ही था। ग्रेट। तो बस वो बचपन से देखता रहा, और बचपन से बड़े बड़े सिंगर्स को घर पे आना देखता, और बस वहीं से मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं भी किसी दिन इनका म्यूजिक मैं भी कभी प्रोड्यूस करूंगा। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का बचपन से शौक था। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो म्यूजिक को ज्यादा समझते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी, कि मैं म्यूजिक कंपोजर नहीं बनना चाहता था, मैं म्यूजिक अरेंजर बनना चाहता था। अच्छा। बिकॉज म्यूजिक अरेंजर जो होता है वो एक्चुअली जैसे सिंगर के लिए म्यूजिक कंपोजर गाना तैयार करता है, इसी तरह जो म्यूजिक कंपोजर होता है वो म्यूजिक अरेंजर पे डिपेंड करता है। अच्छा। क्योंकि म्यूजिक अरेंजर जो होता है वो गाने को एक्चुअली सजाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होगी, ड्रम्स क्या बजेंगे, गिटार्स क्या बजेंगे, पूरे गाने के पीछे एक जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो मुझे सिंगर्स के लिए काम करने का शौक नहीं था, मुझे कंपोजर्स के लिए काम करने का शौक था कि मैं बड़े बड़े कंपोजर्स के लिए म्यूजिक अरेंज किया करूँ। ग्रेट। और काफी अर्सा मैंने म्यूजिक अरेंजमेंट किया, काफी लोगों के लिए किया, बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के लिए काम किया। और लेकिन फिर करते करते जब मैंने टीवी कमर्शियल्स में काम करना शुरू किया, टीवी कमर्शियल, तो
उसके लिए वहां पे मुझे जरूरत पड़ती थी, मुझे खुद चीजें कंपोज करनी पड़ती थी। हम्म तो उस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पोजिशन की तरफ थोड़ा ध्यान दिया हम्म कि कभी छोटे छोटे जिंगल्स तो मैं कंपोज कर लेता था, बट समटाइम्स इस तरह का भी होता था कि कभी कोई ऐसा जिंगल होता था जिसकी फील बड़ी सॉन्ग टाइप चाहिए होती थी कि यार हमें हमें इस कमर्शियल के अंदर ये दिखाना है कि एक मियाँ बीवी है और वो बड़ा रोमांटिक है और वो एक मोहब्बत भरा गाना गा रहे हैं। हम्म तो उस तरह एक दफा मैंने फिर इस तरह की कॉम्पोजिशन भी बनाई, तो वो करते करते फिर मेरा हौसला बढ़ा, फिर मुझे लगा कि यार मुझे कॉम्पोजिशन भी करनी चाहिए। हम्म और इस तरह फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता OSTs की तरफ भी आया और फिर फिल्म शुरू हो गई, तो फिल्म सॉन्ग्स की तरफ भी आया। हम्म तो लेकिन शुरू में काफी हिट गाने जो हैं वो मैंने प्रोड्यूस किए हैं। मिसाल के तौर पे आपके अली जफर की शुरू की जो 2-3 एल्बम जो है वो पूरी मैंने प्रोड्यूस की हैं। ग्रेट। हदीका कियानी के गाने याद से जल्दी आई, माही ना जाने हाल, सारे मैंने प्रोड्यूस किए हैं। वाओ। फाखिर की माही वे, हाँ हाँ जिया ना जाए, हाँ हाँ तौबा है, दीवाना, हाँ। ये सारे मैंने प्रोड्यूस किए हैं। ग्रेट, जबरदस्त। और सारे जितना आपने जिक्र किया सभी बहुत ज्यादा हिट सॉन्ग्स रहे हैं, हिट एल्बम्स रहे हैं। जी हाँ, ग्रेट। अच्छा, तो फिर आपने प्रोफेशनली जो आगाज किया था अपने करियर का वो 15 साल की उम्र में किया था, है ना? 15 साल की उम्र में मैंने इस तरह किया था कि मैं मेरे अंकल अशरफ अली, वो हमारे एक बहुत मशहूर कंपोजर हैं फर्रुख आबिद, जो टीवी कमर्शियल्स कंपोज करते थे। जी जी। उनके लिए एज म्यूजिक अरेंजर वो काम करते थे। तो समटाइम्स इस तरह होता था कि वो कभी मुल्क से बाहर होते थे, किसी आर्टिस्ट के साथ शो पे होते थे, तो यहाँ पे टीवी कमर्शियल्स का काम तो रेगुलर होता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बचपन में मैं इतना तैयार हो गया था कि मैं इतना टैलेंट था बचपन से ही मुझमें कि मैं पूरा म्यूजिक अरेंज कर सकूं। तो उनकी जगह पर वो कभी कभी मुझे जाना पड़ता था। तो बड़ा एक मजेदार वो टाइम था कि मैं स्कूल से आता था और फारूक नकल मुझे घर से लेने आते थे और स्टूडियो लेके जाते थे। हम वहाँ पे सारे दिन काम करते थे, फिर रात को घर पे मुझे ड्रॉप करते थे। तो इस तरह मतलब स्कूल और स्टूडियो इस तरह साथ साथ मेरे चल रहा था। हाँ, सही। अच्छा, तो ये एक ब्लेसिंग भी है कि आपको शौक था इस चीज़ का। तो नॉर्मली जो इस तरह की फैमिलीज, मतलब जो उस्ताद फैमिलीज और जो म्यूजिशियन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं, तो ये मैंने सवाल राहत फ़तेह अली खान जब आए थे उनसे भी किया था, क्या ये मतलब सुन के सब बच्चों के अंदर ये एक शौक होता है या फिर इसके लिए भी कुछ एक मतलब हर किसी का एक सेंस चाहिए? कैसे इस चीज़ को पिक कर लेते हैं कि हम बन सकते हैं? किस तरह का मतलब वो क्या रवैया होता है जो कि महसूस होता है बच्चों की तरफ? मैं अब रवैया आपको बताता हूँ कि मुझे अभी ये इन दिनों के अंदर मुझे एक चीज बड़ी एक मुझे रियलाइज हुई। मेरा बेटा है छोटा, वो सिर्फ 2.5 साल का है। अच्छा। एंड नाउ उसके अंदर ये टैलेंट है कि ही कैन कंपोज। ग्रेट। वो खेलते हुए कुछ भी गा रहा होता है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इसको किस तरह ये चीज आई। और इतनी मुश्किल टाइमिंग, मतलब जो बड़े बड़े लोगों को अक्सर मैं कभी म्यूजिशियंस के साथ काम करता हूँ तो कुछ मुश्किल टाइमिंग होती हैं तो उसमें वो नहीं हो पाती। बट उसके अंदर क्योंकि मेरी फैमिली में हमारी फैमिली में रिदम, बिकॉज मेरे अबू तबला प्लेयर थे, मेरे दादा भी तबला प्लेयर थे, मेरे परदादा भी तबला प्लेयर थे, तो रिदम हमारे अंदर जो है ना बहुत कूट के भरा हुआ है। तो बेटा मेरा जो है वो, मैं बड़ा हैरान, उसको अभी बोलना नहीं आता, वो भी इसको भी बोलना नहीं आता, बट ही कैन कंपोज। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये अल्लाह की तरफ से ये तोहफा होता है और ये चीज ब्लड के अंदर भी होती है। और प्लस फिर उसके ऊपर अगर आपको कोई उस्ताद मिल जाए आपको सिखाने वाला, अब उसके लिए अब मैं बिल्कुल ये वाली बात है, अब जैसे वो छोटा बच्चा है वो अभी ये चीज कर सकता है। अब उसके बाद वो अगर थोड़ा सा वो बड़ा होता है, वो जब ये माहौल देखेगा कि यार मेरे वालिद साहब अच्छा ये काम करते हैं, मुझे काम करते देखेगा तो उसमें और शौक बढ़ेगा। और फिर एक टाइम आएगा कि मैं फिर इसको बताना भी शुरू कर दूंगा कि अच्छा अब इसको बताना भी चाहिए कि इसके अंदर जो नेचुरल टैलेंट तो है, अब इसको पॉलिश करना जरूरी है। तो जो म्यूजिकल फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनको ये एडवांटेज होता है कि उनको कुछ वो हर वक्त, मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा हर वक्त सोचे अगर स्कूल में ही 24 घंटे रहता हो तो उसका दिल सिर्फ किताबों में लगेगा। Exactly. तो ये इस तरह से ये चीज है।
सही सही। तो मतलब ये इस तरह से ये होता है, टैलेंट और कुछ जेनेटिक्स का भी कुछ चक्कर होता है, और फिर क्योंकि वो हर वक्त वो चीज़ की एक बाज़गश्त होती है इर्द गिर्द, तो फिर बंदे के अंदर वो शौक पैदा हो भी जाता है, राइट। तो फिर आपने बिल्कुल। मतलब 15 साल की उम्र में तो आपने इस तरह से अपना करियर का आगाज़ किया, फिर आपने दूसरों के लिए कंपोज करना शुरू किया म्यूज़िक। जी। हाँ। उसके बाद हुआ ये कि मैं पहले तो सिर्फ अपने सीनियर्स, अपने बुजुर्गों की जगह पे जाता होता था कि जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होते थे तो मुझे भेज देते थे। हम्म फिर एक टाइम आया कि हमारे यहाँ पे एक अब कंपनी बंद हो गई है, ईगल कैसेट कंपनी थी, एक ईगल के नाम से, हम्म बड़ा मशहूर ईगल की ऑडियो कैसेट, एक जिंगल भी होता था। हम्म तो वहां पर मैं एक्चुअली गानों के रीमिक्स एल्बम्स बनाता था। अच्छा। उस वक्त मेरी एज यही थी, 17 साल एज होगी मेरी। हाँ तो मैं उस वक्त रीमिक्स एल्बम्स बनाता था वहां पर। हाँ तो उन्हीं दिनों के अंदर हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट जो अब हम में नहीं रहे, हमारे जुनैद भाई, जुनैद जमशेद मरहूम, जी जी। उनकी एल्बम रिकॉर्ड हो रही थी ईगल स्टूडियो में। हम्म तो उनके रिकॉर्डिंग सेशन से पहले जो हमारा जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर था, वो जो रीमिक्स एल्बम जो एक दिन मैंने पहले की थी, उसकी वो फाइनल कुछ मिक्सिंग वगैरह कर रहा था। तो जुनैद भाई आके बैठे, उन्होंने सुना और उनको थोड़ी सी ना डिफरेंट सी साउंड लगी। और उन्होंने, हमारे इंजीनियर हैं उमर कुरैशी उनका नाम है, उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये म्यूजिक किसने किया है। हम्म तो उमर भाई ने फिर बताया कि अच्छा, मेरे वालिद साहब जो थे वो सीनियर थे काफी इंडस्ट्री में, और अरशद अली उनका नाम था, तो सब लोग अरशद भाई के नाम से उनको जानते थे। तो उमर कुरैशी ने बताया कि यार वो अरशद भाई का बेटा है शानी। तो मैंने कहा यार ये कौन है, मैं तो कभी नहीं मिला उससे। मैंने कहा नहीं, अभी बिल्कुल नया ही काम शुरू किया उसने। तो उन्होंने कहा कि यार इसको बुला सकते हो स्टूडियो। उमर भाई ने कहा ठीक है, मैं बुलाता हूँ। उमर भाई का मुझे फोन आया, मैं घर पे ही था। मुझे ने कहा कि यार स्टूडियो पहुंचो अभी। तो मैं स्टूडियो पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात जुनैद भाई से हुई। उन्होंने काफी दुआएं भी दी और मुझे पसंद भी आया उनको काफी काम। उन्होंने कहा कि यार तुम, मेरी न्यू एल्बम आ रही है, तुम इसके लिए मेरे लिए 2 गाने बनाओगे। अच्छा। तो मेरे लिए तो मतलब एक मैं इतनी बड़ी बात मेरे लिए, मैंने कहा जी क्यों नहीं, 2 क्या मतलब, आप जितने कहना बता दो। तो उस वक्त मैंने उनके एल्बम में 2 गाने बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या हुआ, वो अनफॉर्चुनेटली वो दोनों गाने उस एल्बम में रिलीज नहीं हो सके। तो खैर मुझे अफसोस तो बड़ा हुआ। मैंने कहा यार इतनी मेहनत से मैंने ये किया था। बट उन्होंने फिर मुझे कहा, मैंने कहा यार, तो मुझे कहते हैं यार तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारा टैलेंट मुझे बहुत पसंद है, मैं एक और तुमसे जरूर काम करूंगा। और कुछ ही अर्से बाद उनका एक ब्रांड का एक गाना था, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, एक ब्रांड का गाना था, तो वो उन्होंने मुझसे करवाया। अच्छा। फिर मैंने वो गाना किया और वो टीवी पे चला और वो गाना बहुत हिट हुआ। गाना था उनका दिल मांगे मांगे। तो सही सही, बड़ा उसका अरबिक टाइप का उसका साउंड था। सही सही। वो गाना मेरा एक्चुअली पॉप इंडस्ट्री के अंदर वो मेरा पहला काम था। सही। जो तो आप कह सकते हैं कि मुझे पॉप इंडस्ट्री में जुनैद भाई ने ब्रेक दिया। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा अगर वो अभी हमें गा के सुना दें तो लोगों की मेमोरीज फिर वो रिकॉल हो जाएंगी। वो इस तरह था, दिल मांगे मांगे ऐसे बांधे प्यार की धागे, एक है पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाए आगे। जबरदस्त, ग्रेट सॉन्ग। राइट, तो मतलब पहला आपने इतना जबरदस्त, इतना सुपर हिट सॉन्ग जो है वो दिया था पॉप इंडस्ट्री को। जी। और फिर इसके बाद ये साउंड, बिकॉज ये साउंड बिल्कुल ही डिफरेंट थी पाकिस्तानी मार्केट के लिए। तो ये जब टीवी पे चला तो जाहिर है हमारे यहाँ पे इसी तरह होता है, जब कोई अच्छी चीज चलती तो हम सब उसके पीछे होते हैं कि यार ये कहाँ से आया, ये किसने किया। तो मार्केट में इस तरह की बातें बहुत होती हैं, आपस में म्यूजिक प्रोड्यूसर, स्टूडियोज एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस गाने के बाद फिर मुझे काफी सिंगर्स ने कांटेक्ट किया। जो दूसरे सिंगर थे, उसके बाद मुझे शहजाद रॉय ने, उन्होंने मुझे तलाश किया। अच्छा, फिर मुझे तलाश करना इसलिए आसान था बिकॉज मेरे वालिद साहब जो थे वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे।
तो मुझे तलाश करना बहुत आसान था। तो फिर उसके बाद मुझसे शहजाद भाई ने उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उनके लिए फिर मैंने एक गाना उनके लिए प्रोड्यूस किया था, गाना उनका और जो सुखबीर का एक गाना था। अच्छा अच्छा, वो आपका था? जी वो मैंने प्रोड्यूस किया था, और वो मेरा शहजाद के साथ पहला गाना था। सही फिर इसके बाद शहजाद के साथ फिर मेरा एक लंबा सफर है, जिसमें साली तू मानी नहीं और लगा रहे ये और तेरा मुखड़ा हसी, ये सारे गाने फिर मैंने शहजाद के साथ प्रोड्यूस किए थे। सही। अच्छा, शहजाद भाई का अगर देखा जाए, जो पहले के उनके एल्बम्स थे वो वाकई डिफरेंट थे। अभी आपने जहाँ से जिक्र किया है वहां से वो डिफरेंट एक मतलब जो है उनका रंग नजर आया उनके सॉन्ग्स में। तो वो मैं अभी आपको जो गाने बताना शुरू करूंगा, आपको वाकई लगेगा कि उन सिंगर्स के पहले काम और बाद के जो काम थे उनकी साउंड बहुत डिफरेंट थी। इसके बाद फिर मैंने हदीका के साथ काम किया, तो हदीका के लिए मैंने माहीना जाने हाल और याद से जन भी आई, ये ढोलन आवे हाँ, ये जो सारे गाने थे ये भी मैंने प्रोड्यूस किए थे। और फाखिर, अच्छा मज़े बात है, फाखिर और हारून का बैंड था आवाज, जी, लेकिन जब दोनों का बैंड टूटा तो उन दोनों के गाने अलग अलग मैंने प्रोड्यूस किए। अच्छा, दोनों के ही गाने आपने प्रोड्यूस किए? अच्छा। फाखिर का दीवाना एल्बम रिलीज हुआ था, उसमें दीवाना मैंने किया था, और क्यों मेरा दिल हारा वो मैंने प्रोड्यूस किया था, और उस तरफ मैंने हारून का महबूबा प्रोड्यूस किया था। ओए होए, जबरदस्त। अच्छा, ये सीक्रेट हमें आज पता चला है, क्योंकि हम लोग चूंकि पॉप म्यूजिक शुरू से सुनते आए ना, तो हमें आवाज की भी और सब गानों की एक पहचान मतलब एक बनी भी होती है, एक सिग्नेचर किस्म की ट्यून होती है हर किसी की सिंगर की ना, तो वो कुछ फर्क भी महसूस होता भी है। और दूसरा कि मुझे बड़ी हैरत थी इस बात पे ना कि जब आवाज टूटा है और उसके बाद फिर दोनों के अलग अलग सॉन्ग्स आए, तो दोनों के ही बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स थे जो शुरू में उनके आए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो वो उसके पीछे सीक्रेट आप थे। राइट, ग्रेट, जबरदस्त। और एक बहुत बड़ी चीज होने वाली थी जो मेरे प्रोफाइल में बड़ी अच्छी होती। एक टाइम आया था, वाइटल साइंस दे वर कमिंग बैक दोबारा से, और रोहेल भाई के साथ वो गाना को प्रोड्यूस मैं कर रहा था, बट वो कुछ हुआ नहीं, तो वो वाइटल साइंस पे दोबारा आ नहीं सका, बट बड़े जोर शोर से हम लोग दिल पाकिस्तान के ऊपर दोबारा काम कर रहे थे। तो खैर सही कोई बात नहीं। हाँ, मतलब वही जो किस्मत में होता है वही होता है, लेकिन आपने माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त काम किया है, और आपने आबिदा परवीन के साथ काम किया है, राहत फतेह खान के साथ काम किया है, तो जब इतने बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, उनको म्यूजिक कंपोज करके दिया, तो थोड़ा मतलब कुछ नर्वसनेस होती है उस वक्त कि इतने बड़े लोग हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए मेरी खुश नसीबी है कि आबिदा जी जैसे बड़े फनकार के साथ मैंने काम किया, और मैं उससे भी एक बड़ी अच्छी जो खुशी की बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आबिदा जी के साथ मैंने कभी पहले काम नहीं किया था, और आबिदा जी ने मेरा बिल्कुल भी नाम नहीं सुना हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ी फनकारा है। तो इसी तरह हमने एक ब्रांड का एक गाना कंपोज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें आबिदा जी से गवाना है। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात होगी अगर आबिदा जी से आप मेरी कॉम्पोजिशन करवा दें। उन्होंने आबिदा जी से बात की, तो आबिदा जी ने कहा कि मैं पहले, जाहिर है वो उनका हक बनता है, उन्होंने कहा कि मैं पहले कॉम्पोजिशन सुनूंगी और फिर उसके बाद, जाहिर है मतलब वो उनका हक बनता है कि कोई भी कंपोजर उठ के कुछ भी बना देगा तो वो तो नहीं गा सकती, जो उनके मयार के मुताबिक होगा वो ही जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कॉम्पोजिशन सुनूंगी फिर मैं हामी भरूंगी कि मैं इसको गाऊंगी या नहीं। तो मैं वो लाहौर में थी, मैं लाहौर नहीं जा सका था, बट जो हमारी एजेंसी थी जिनका ऐड था वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मैंने उनको फोन पे कॉम्पोजिशन भेजी थी, उन्होंने उनको सुनाई, और उसके बाद उनका एक वीडियो मैसेज मुझे भेजा उन्होंने कि आबिदा जी की कॉम्पोजिशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि मैं मेरी वीडियो मैसेज भेजे हैं शानी साहब को, और जो शानी साहब कहती हैं तो मैं उनके पैरों में गिर जाता हूँ प्लीज मुझे, लेकिन वो इतनी हम्बल है कि वो हमेशा जो है ना वो अगले बंदे को छोटा बिल्कुल भी नहीं समझते।
हाँ, बड़ी बात है। क्योंकि आबदा परवीन वाक़ई हमारी इंडस्ट्री का वो नाम है जिनका म्यूज़िक मतलब अच्छा उनका इतना कुछ अलग काम है कि जब छोटे होते हैं ना बचपन में लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने मतलब थोड़ा-सा एक अच्छी तरह से उनके गानों को सुना है, उनका जो कलाम है वो सुना है, तो फिर अंदाज़ा होता है बिल्कुल डिफरेंट काम है उनका। उनको आपका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने वीडियो बना के भेजी तो वाक़ई बड़ी एहसास की उन्होंने बात वीडियो है। मैसेज भेजा मुझे जी। ज़बरदस्त, ग्रेट, ज़बरदस्त। फिर जी। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद आबदा जी के साथ मैंने और बहुत से गाने किए, मैंने फिर फिल्म में भी उनके साथ गाने किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि मैं आबदा जी से जब भी कुछ कंपोज करके देता था तो वो बड़े खुशी से हुँ, गाती थी उसको। और फिर एक दफा मैं खुद भी लाहौर जाके मैंने उनको रिकॉर्ड किया। हुँ, ज़बरदस्त। फिर हमने कोक में भी एक गाना किया था उनके साथ, मौलाए कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा कोक स्टूडियो में आपने 11 दफ़ा अब तक दिया है उसका म्यूज़िक जी और इतना जी। मतलब चांस मेरा ख़्याल है किसी और को नहीं मिला। तो ये भी कैसे मतलब उनको भी आपका काम बहुत पसंद था, आप उनके साथ रहे हैं? देखिए सीजन 9 में और सीजन 10 में जो स्ट्रिंग्स कर रहे थे हुँ, हुँ। प्रोड्यूस, हुँ, हुँ। उन्होंने 9 और 10 में ये कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को गाने दिए हुए थे। सही। तो उसमें और भी म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, सबने ज्यादा गाने किए। शुजा हैदर हैं, उन्होंने भी किए थे। हाँ, हाँ। नूरी हमजा, अली नूर, इन्होंने भी किए थे गाने। इसमें शराज अख्तर ने काफी गाने किए थे। हाँ, हाँ। और मेरे लिए इसमें एक बड़ी खास बात ये हुई थी मेरे लिए हाँ, कि हाँ। सबको मिले हुए तो थे कि 5 गाने आप करें, 5 गाने आप करें। सबने 5-5 गाने किए थे हाँ, हाँ। पहले सीजन में। हाँ, बट हाँ। उसमें एक मजेदार बात ये हुई थी कि एक इसमें कव्वाली थी राहत खान साहब की और अमजद साबरी, हुँ, हमारे बहुत ही प्यारे फनकार। हुँ, हुँ। रंग आपने सुनी जी, जी, होगी बिल्कुल, शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, रंग को कोई और म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे, मैं हुँ, नाम नहीं लूंगा उनका। हुँ, हुँ। वो कोई और, वो एक्चुअली वो कव्वाली मेरे हिस्से में नहीं थी। अच्छा। वो कोई और प्रोड्यूस कर रहा था। हुँ, हुँ। और पता नहीं किस एक टाइम पे आके वो प्रोड्यूसर जो है वो बैक ऑफ करके उन्होंने कहा कि यार ये एक्चुअली ये सारी चीज जो है ना मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे प्रोड्यूस करूं, बिकॉज ये क्योंकि कव्वाली का फॉर्मेट जो है ना वो फिक्स नहीं होता। हुँ, हुँ। गाने का तो फॉर्मेट फिक्स होता है ना, हुँ, हुँ। कव्वाली का फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। और बिकॉज वो बिल्कुल लाइव और 100% इम्प्रोवाइजेशन होती है कव्वाली में। हुँ, और ऊपर से दो कव्वाल, दो बड़े बड़े आर्टिस्ट, हुँ। दो मुख्तलिफ घराने से, एक पंजाब घराना हुँ, और एक साबरी घराना। हुँ, तो और वो दोनों अगर इम्प्रोवाइज कर रहे होंगे हुँ। तो वो किसी तरीके से ना वो प्रोड्यूसर जो थे वो हट गए। अच्छा। तो मैं अपना गाने रिहर्स करके बीच में 3-4 घंटे का ब्रेक था और मैं अपने घर जा रहा था। मैंने कहा मैं घर से होके आता हूँ वापस, बिकॉज मेरा नेक्स्ट गाने की रिहर्सल रात को थी। हाँ, हाँ। तो मैं कोक के स्टूडियो से निकला और मुझे बिलाल मकसूद की कॉल आई, हाँ, हाँ। जो स्ट्रिंग्स के जो गिटारिस्ट हैं। जी, जी। उनकी मुझे कॉल आई कि कहाँ पर हो तुम। मैंने कहा मैं तो निकल चुका हूँ। ये कहते हैं यार गाड़ी मोड़ो, वापस आओ। हुँ, मैंने कहा खैरियत। हुँ, मैं वापस आया, उन्होंने मुझे कहा यार ये एक कव्वाली है रंग, हुँ, और अमजद साहब हैं इसमें, राज साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि ये तुम प्रोड्यूस करो। हुँ। अच्छा। तो अच्छा, मुझे पहले नॉलेज तो था। मैंने कहा कि कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, हाँ। राहत भाई की और अमजद भाई की कव्वाली कोई प्रोड्यूस कर रहा हाँ। है। तो उन्होंने कहा यार नहीं, उससे हो नहीं पा रहा और तुम करो इसको। हुँ, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप, मैं क्यों करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि ये तुम कर सकते हो। सही। अब तुम कर सकते हो का मतलब ये था कि टाइम बहुत कम है, हुँ। कल शूट है। अच्छा, ओह गॉड! कल शूट है। कल शूट सही। है हाँ, हाँ। और जो तुमने देखना है तुम देख लो, हाँ। और बस इसको हमने कल शूट करना है और तुम ओह! इसको प्रोड्यूस करो। सही। तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है
हाँ। लेकिन टाइम बहुत कम है। सही बात है, तो ये एक खैर तो जी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। हम्म। बट उस वक्त बस मुझे आइडिया ये आया कि मैं ज्यादा मुश्किलात में नहीं गया। हाँ मैंने कहा यार जब इतने बड़े दो कव्वाल हैं हाँ और मैं इनको कुछ भी नहीं बोल सकता और ना मुझे बोलना चाहिए, हाँ मैंने सोचा ये मैंने फिर इनको आइडिया दिया। मैंने कहा हम क्यों ना इस कव्वाली को बिल्कुल कव्वाली का जो अंदाज होता है, हाँ जो इनका अपना खास अंदाज है, हाँ और क्योंकि कलाम एक तो बहुत बड़ा है, रंग हाँ हजरत अमीर खुसरो का, जी। और वो जितने भी कव्वाल घराने हैं उनके हाँ। लिए हजरत अमीर खुसरो के कलाम जो है वो बड़ी एक अहमियत रखते हैं। हाँ। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि पंजाब घराना जो है वो रंग किसी और तरीके से गाता है, और जो साबरी घराना है वो रंग किसी और तरीके से गाता है। आहा। तो मैंने कहा कि ये तो आपस में ही जब शुरू करेंगे तो सारा टाइम तो इधर खत्म हो जाएगा, तो मैं बीच में क्या करूं। हाँ हाँ तो उसको बड़ा समझने के बड़ी समझदारी से मैंने इसको इस तरह प्रोड्यूस किया कि मैंने कहा मैं इनको तो मैं बिल्कुल भी किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकता। इनको तो मैं कहूंगा कि आप खुल के इम्प्रोवाइज करें, हम्म और उसकी बैकिंग पे मैं जितनी चीजें दे सकता हूँ जिसमें इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, इनको कहीं से एक होता है, मतलब जब गाने का फॉर्मेट होता है तो हम बता रहे होते हैं कि जी आप इतने टाइम के लिए गाएंगे, फिर आप रुक जाएंगे, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे, फिर म्यूजिक बजेगा। तो इसमें जो परफॉर्मर होते हैं, जो खुला गाने वाले होते हैं, वो काफी डिस्टर्ब होते हैं। हम्म तो मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल नहीं करना, और मैंने उन दोनों को मैंने खुल के उनको गाने दिया। और आप यकीन करें, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे शायद वो 9 या 10 मिनट की कवाली है। जब हमने रिकॉर्ड की थी तो वो कोई 21 मिनट की कवाली रिकॉर्ड हुई थी। ओह सही। और वो फिर बाद में हमने एडिट किया उसको, उसमें कितने पार्ट्स हमने उसमें से निकाले, हाँ हाँ बिकॉज जब उन दोनों को हमने गाने दिया तो हाँ। वो उस इतने फ्लो में थे वो, और किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको रोके, उस जो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो 21 मिनट तक परफॉर्म किया उन्होंने। ग्रेट, जबरदस्त। तो ये फिर मतलब फिर आपने वो प्रोड्यूस कर लिया और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त वो आया है लोगों के सामने। अच्छा शानी, आपने आमिर ज़की, फ़ख्र आलम, मैं कुछ मतलब नाम ले रही हूँ बीच बीच में से, हारून जैसे भी आपने बताया था, फ़ाकिर, शहज़ाद रॉय, इसके साथ आबदा परवीन, राहत अली खान, इन लोगों के साथ शफ़क़त अमानत अली, इन सब लोगों को आपने म्यूज़िक दिया, और भी बेशुमार लोग हैं। अच्छा, इन सब लोगों का अगर म्यूज़िक देखा जाए तो सब लोगों का म्यूज़िक का अंदाज़ अलग अलग है, हर कोई एक अपना अलग स्टाइल रखता है। तो जब इनके लिए आप कंपोज करते थे तो कुछ थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती थी कि मतलब हर बंदा, आमिर ज़की बिल्कुल एक वेस्टर्न स्टाइल पर है उनका म्यूजिक, जिम्मी यात्रे और शहजाद रॉय का अलग है, तो ये मतलब उसमें कुछ आपका कैसे आप उसको कंपोज कर लेते थे उनके हिसाब से? अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आमिर भाई तो खुद एक म्यूजिक कंपोजर थे। जी जी। आमिर भाई के साथ मैंने उस टाइम पे काम किया था जब मैं म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक अरेंजमेंट करता था, तो उनके साथ मैंने कुछ गानों के ऊपर, बिकॉज वो मेन प्रोड्यूसर वो होते थे, बट उनके साथ मैं को प्रोड्यूसर होता था, तो काफी गाने मैंने उनके साथ को प्रोडक्शन में किए। और अब दूसरी बात, जो सिंगर्स की बात लेते हैं, तो उसमें एक्चुअली ये जब भी मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि एक का साउंड जो है वो दूसरे के साउंड से ना मिलता जुलता हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जितने भी इवन वेस्ट में भी जितने बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतने सारे आर्टिस्ट के जब वो काम करते हैं तो उनका एक उनका कलर नजर आता है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर है मैक्स मार्टिन। वो उन्होंने जब बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना करते हैं तो इसकी एक साउंड है, वही जब वो वेस्ट लाइफ के लिए गाना करते हैं तो उसकी भी वही साउंड है, जब वो सेलिन डियोन के लिए कोई गाना करते हैं तो उसकी भी एक साउंड है। तो आप साउंड सुन के कहते हैं कि अच्छा ये मैक्स मार्टिन का गाना बज रहा है, चाहे कोई भी सिंगर गा रहा है। बट पाकिस्तान में वर्सिटैलिटी जो है ना, वो ज्यादा वर्सिटैलिटी की जीत है यहाँ पे। तो मैंने हमेशा ही कोशिश की कि अगर मैं शफकत भाई का गाना कर रहा हूँ तो वो कभी भी ऐसा ना लगे कि यार ये फाखिर का गाना खत्म हुआ और उसके बाद शफकत का गाना शुरू हो गया, तो ये तो एक जैसे साउंड है। बिल्कुल। एक टाइम मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब MTV
पे टॉप 10 गाने जब चलते थे, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम एक कुछ अर्से के लिए तो ऐसा टाइम भी था कि पूरे टॉप 10 में मेरे ही गाने चल रहे थे। वाओ, ग्रेट। बिकॉज उसमें मैं आपको सिंगर्स के नाम गिनाता हूँ आपको, हर डिफरेंट स्टाइल। हाँ, अगर हदीका का स्टाइल अलग है, हाँ, शहजाद का स्टाइल अलग है, हाँ, हारून का स्टाइल अलग है, हम्म, उसी में मैंने रहीम शाह के गाने भी किए हैं। रहीम शाह का बिल्कुल ही एक बिल्कुल डिफरेंट अलग है, स्टाइल। बिल्कुल। रहीम शाह का गाना मामा दे, एक पश्तो गाना है, वो हाँ, चल रहा होता था, बिल्कुल। और उसके फौरन बाद मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल चल रहा होता था, शफकत हाँ, भाई का। सही। वाओ, तो मतलब ये ये बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये कैसे कर लेते थे? ये बहुत एक मुश्किल काम है कि बिल्कुल अलग-अलग सब लोगों का स्टाइल है, और लेकिन म्यूजिक प्रोड्यूसर एक है जो इन लोगों के लिए प्रोड्यूस करके दे रहा है। और हम देखें, मतलब जैसे अभी आपने नाम लिया, इसी तरह से ए आर रहमान की कंपोजिशन जब भी चलती है मुझे समझ में आ जाता है कि ये ए आर रहमान की कंपोजिशन है। लेकिन आपने जिन सिंगर्स के लिए काम किया उनमें से किसी एक का थोड़ा सा भी नहीं मिलता आपस में। इसके पीछे मेरी क्या बहुत राज सारी है? मेहनत है। हाँ, मेरी मेहनत है, और मैं मेहनत ही कर सकता हूँ, और इसके पीछे काफी रिसर्च भी है। बिकॉज जब मैंने आपको जब बताया कि मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर अरेंजर बनने का शौक था, हम्म, तो मैंने डिफरेंट किस्म के म्यूजिक हमेशा मतलब सुने हैं। कि मेरी रिसर्च ज्यादातर ये होती थी कि अच्छा स्पेनिश म्यूजिक क्या होता है, अच्छा अफ्रीकन म्यूजिक क्या होता है, ओके पर्शियन में और टर्किश में और अरेबिक में क्या फर्क है, हम्म, और मतलब फ्रेंच म्यूजिक, मतलब इस तरह की। हम्म, और फिर उसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर आए तो हिप हॉप क्या है, रेगेटोन क्या है, मुम्बटन क्या है, ईडीएम क्या है, हम्म, इलेक्ट्रो क्या है, ट्रैप क्या है, मतलब इतनी सारी म्यूजिक स्टाइल। म्यूजिक अरेंजर एक्चुअली वही होता है जिसको ये सारे स्टाइल्स पर अबूर हासिल हो और वो कभी भी कुछ भी करना जानता हो। अब जब मैंने अपने गाने भी रिलीज किए तो मेरा जो पहला ट्रैक था आधा आधा, हाँ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसके बाद फिर मैंने की जाना जो एक जी, सूफी ट्रैक था, जी, जी, उसका बिल्कुल अलग म्यूजिक है। हाँ, हाँ, तो मेरे ख्याल से म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक अरेंजर की जीत इसमें है कि इसमें वर्सिटैलिटी हो। हम्म, और अगर आप इतने सारे लोगों का काम कर रहे हैं, तो हर आदमी का, हर सिंगर आर्टिस्ट का काम एक दूसरे से अलग होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल इस पे मैं और करना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह इतने सारे लोगों के साथ काम किया, तो आपके लिए जब आप उनका म्यूजिक कंपोज करते थे तो सबसे इजी कौन था आपके लिए, और किसने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, मतलब हल्का फुल्का सा अगर बताना चाहें तो। अच्छा, अब इसमें ये भी होता है कि कुछ सिंगर्स हैं हम्म, जो जल्दी मुतमईन हो जाते थे, वही। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेते थे। बिकॉज मुझे मैं बताता हूँ, मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता था ना, वो मुझे फाखिर भाई के साथ सबसे मुश्किल लगता था। बिकॉज वो खुद भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, हाँ, तो वो हर चीज को ना बड़ा एक और नजर से देखते थे। हाँ, बिकॉज उनके अंदर का भी जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था वो भी जागता था समटाइम्स, तो उनको भी सेटिस्फाई करना होता था मुझे। तो एक दफा, लेकिन उन्होंने, वो खुद एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे काम कराना क्यों शुरू किया? बिकॉज आवाज के एल्बम्स का सारा म्यूजिक वो खुद प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब उनका सोलो एल्बम आया तो उन्होंने मेरे साथ क्यों काम किया, उसकी वजह ये है कि मैंने एक्चुअली एक दफा ये सवाल उनसे पूछ भी लिया था। अच्छा, हाँ, हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे एक्चुअली कहा, कहते हैं यार मैं खुद म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, हाँ, बट मैं तुम्हें इसलिए लेता हूँ कि तुम्हारे पास आइडियाज जो है वो नए हैं। हाँ, मेरे आइडियाज भी होते हैं, बट मैं तुम्हें मैंने इसलिए हायर किया कि तुम आओगे तो तुम अपना एक थॉट लेकर आओगे, सही, तुम अपने आइडियाज लेकर आओगे, तो मैं वो नए आइडियाज अपने गानों में डालना चाहता हूँ। हाँ, सही। तो और ये जितना भी अरसा मैंने जितने म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम किया, वो मेरे लिए बड़ा एक मेरा लर्निंग टाइम भी था। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी इस दौरान, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने से एक किस्म से मेरी प्रैक्टिस भी हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। और सबसे इजी कौन था जो फौरन से जैसे ही आपने कॉम्पोजिशन दी तैयार हो जाता है कि नहीं चलो जो बनाया तुमने सही बनाया होगा? ऐसा कौन है? शुरू में तो मुझे किसी ने भी नहीं छोड़ा, बिकॉज वहाँ उस वक्त ये बड़ा होता था कि एक तो जाहिर है मेरा बिल्कुल नया टाइम था, जी, और मुझे दिन रात का कोई होश नहीं होता था। मैं
घुस के अजीब पागलों की तरह काम कर रहा होता था। लेकिन कुछ लोग उसका फायदा भी उठाते थे कि यार अभी ये नया नया है, अभी फुल मेहनत कर रहा है, इससे निकलवाओ काम जितना भी मिल पास। सही। ये भी होता है। हाँ जी। सही। तो शुरू में कोई भी नहीं था? हाँ, शुरू में टफ टाइम सबने दी। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। अच्छा, और मुझे कभी कभी लगता भी था कि ये इस तरह क्यों लोग ये मुझे क्यों कर रहे हैं, अच्छा भला तो बना रहे हैं उससे। हाँ लेकिन वो एक है यहाँ की हाँ बस लोगों की कि यार काम करवाना है तो बस खाल खींच लो। हाँ। लेकिन उसमें अच्छा है, मतलब जो ना वो फिर वो इंसान हाँ कुंदन भी नहीं, बन के अच्छा निकलता था। है। मुझे एक्चुअली ये सारी चीजें होनी भी जरूरी थी। हाँ, अगर इस तरह होता ना कि मैंने काम किया, लोग कहते बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो शायद मुझे, लेकिन फिर यही मैंने इसमें यही चीज सीखी। और मैं आपको एक और मजेदार बात बता देता हूँ कि ये मत सोचिएगा कि मुझे इतना अच्छा काम करते हुए हो गया है तो आज मैं जो भी चीज बना देता हूँ तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते होंगे। नहीं, अच्छा। आज भी मैं जब भी कोई नया काम करता हूँ, हाँ बिल्कुल, और आज भी जब भी मैं कोई नया काम करता हूँ, हाँ और जब करने के बाद अपने किसी क्लाइंट को मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो मैं उस दिन भी अभी भी नर्वस होता हूँ कि पता नहीं इसको कैसा लगेगा। हाँ बिकॉज ये बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर खुद आप से तो अपने मुतमईन नहीं काम होना से चाहिए। मुतमईन हो गए तो हाँ बस फिर। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर आपके जिंगल्स की तरफ हम आते हैं कि माशाल्लाह, मतलब आपने एज अ म्यूजिक कंपोजर काम किया, म्यूजिक प्रोड्यूसर काम किया, और फिर दूसरी तरफ वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कि आप जिंगल्स कर रहे थे, क्योंकि हर कोई जिंगल्स नहीं जी। करता। तो जिंगल्स में भी आपने माशाल्लाह इतने कुछ डिफरेंट दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो उसमें जिक्र भी कर रही थी, एक मिकाल का जो आया था, ये पूरे ग्रुप था जो हर थोड़े दिनों के बाद लेकर आ रहा था। कोई ना कोई जी। कमर्शियल आता था जो लोगों के लिए, मतलब ऐसा हो जाता था कि लोग स्क्रीन के सामने से हटते नहीं थे जब तक वो कमर्शियल खत्म नहीं होता था। तो उसमें भी आपने म्यूजिक कंपोज किया। जी। उसका मैं वो मिकाल वाला जो है जिसमें वो एक लड़की होती है और आवाज का इशू होता है, वो अगर थोड़ा सा मुझे गा के सुना दे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आवाज का इश्यू होता है। हाँ वो जो, अच्छा, हाँ। हाँ वो वाला। सुबह सुबह बारिश की पहली बूंद जैसी, तेरी आवाज का जादू, तेरी आवाज का जादू, आवे दीवाना चल गया पवन में, तेरी आवाज का जादू। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त, आपकी तेरी बहुत मेलोडियस मेहरबानी। आवाज है। बहुत जबरदस्त, मतलब ये वाला गाना भी इतना अच्छा है और वो कमर्शियल भी इतनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ था कि वो मुझे आज तक याद भी है और बड़ा मतलब अच्छा लगता है। आज भी सबसे बेस्ट कमर्शियल मुझे वही लगता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है तो उससे पहले आपने एक ऐड किया था सर्विस के लिए, और वो फिर आपने दोबारा वो लॉकडाउन वर्जन दिया उसका, तो वो फिर जी, दोबारा जी। से इतना हिट हो गया। तो और वो आइडिया भी इतना डिफरेंट, इतना मतलब उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सब कुछ है। तो वो कैसे लिखा आपने था, कंपोज किया था, कैसे उसका आइडिया आया था? इसकी बड़ी मजेदार स्टोरी हम्म है। लिखा मैंने नहीं था। लिखा जो हमारे प्रोड्यूसर हम्म है हारिस कदीर, हम्म, उन्होंने ये लिखा था। अच्छा। और अच्छा, मजे की बात है, हारिस भाई जो है इतने माशाल्लाह टैलेंटेड है। हाँ वो प्रोड्यूसर थे इस टीवी कमर्शियल में, लिखना उनकी जिम्मेदारी नहीं था। हाँ हुआ ये था एक्चुअली कि एजेंसी ने हारिस भाई को ये प्रोजेक्ट दिया था, हारिस भाई को हमारे पास लेकर आए। और मैं मेरे साथ मेरे एक पार्टनर थे, कामरान इस्माइल। हम टीवी कमर्शियल्स हम साथ किया करते थे। खैर अभी तो हम 4-5 साल हो गए, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। तो कामी जो थे वो सारा साउंड डिजाइन देख रहे होते थे और मैं म्यूजिक कंपोज करता था। तो ये सर्विस का कमर्शियल जब हमारे पास आया तो इसका बेसिकली ये जिंगल बिल्कुल भी नहीं बनना था, गाना इसमें बिल्कुल भी नहीं बनना था। ये एक कमेंट्री बेस्ड चीज थी। और इसके अंदर ये जितना भी ये कुछ लिखा हुआ है कि मैंने के फंक्शन में माहम अनम सनम जैसमिन जनाटी परवीन, और इस तरह करके ये कमेंट्री बन रही थी इसकी। ओहो, सही। और ये रिकॉर्ड हुआ। और अच्छा, क्लाइंट की फरमाइश थी कि यार फनी होना चाहिए, हमें हंसी आनी चाहिए। सही। अब ये एक दफा रिकॉर्ड हुआ। अब हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, मैंने नहीं, मजा तो नहीं आ रहा। फिर किसी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया हमने कि यार इसकी आवाज निकलवाते हैं, उससे रिकॉर्ड किया, नहीं मजा आया।
मजा ही नहीं आ रहा था। और हारिस भाई जो है रात के कुछ 12:30-1 बज रहे थे, हारिस भाई सर पकड़ के बैठे थे कि यार सुबह प्रेजेंट करना है, मैं क्या प्रेजेंट करूंगा क्लाइंट को। तो फिर उन्होंने पर्चा मेरे मुंह के आगे रख दिया, कहते हैं यार तू कुछ सोच, तू सोच कुछ। मैंने कहा मैं क्या सोचूं, मुझे बताएं। मैंने कहा यार अच्छी बात इसमें यही हो सकती है कि हम जिंगल बना सकते हैं। तो कहते नहीं यार क्लाइंट को जिंगल नहीं चाहिए। मजे की बात है क्लाइंट को जिंगल नहीं चाहिए था। मैंने कहा एक ट्राई करते हैं, इसमें जो एक चीज बन सकती है वो ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या उठा के फेंक देगा क्लाइंट कि यार ये नहीं चाहिए। तो कहते हैं चलो तुम ट्राई करो। तो मैंने कहा बस मुझे आज रात का टाइम दे, मैं सुबह 8 बजे आप अपनी ईमेल चेक कीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। मैंने रात के अंदर वो सोच के कुछ बनाया और ये चीज मैंने उस रात के अंदर बनाई। सुबह 8 बजे मैंने इनको वो ईमेल किया, उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने क्लाइंट के साथ शेयर किया। क्लाइंट का तो माइंड ही चेंज हो गया, वो कहते हैं मुझे तो चाहिए ये। अच्छा वाकई कमाल की चीज है, बिल्कुल अलग है। क्या तो भाई ये तो यही चाहिए, कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो गया। हाँ। और वो जिंगल की शक्ल बन गई, बिकॉज वो कमेंट्री के ऊपर भी उस तरह ही शूट होना था। और उन्होंने बस वो थोड़े से मेरे ख्याल से एडिट वाइज उन्होंने थोड़ा सा चेंज करना था और वो जिंगल के ऊपर कर दिया। बट वो फिर उसके बाद वो जिंगल आज मेरे ख्याल से 7-7.5 साल हो गए। हमने 2013 में किया था वो, और 2020 में वो फिर से निकल आया और फिर से बहुत वायरल हो गया। लोगों ने कोई मतलब हर किसी की वॉल पे मैंने देखा है ये शेयर हुआ सबने शेयर किया। तो अगर वो भी अभी हम आप लाइव सुना दें, क्योंकि इतना कमाल है, मजा आता है उसको सुन के। उसके लिए मैंने एक बड़ी अजीब सी आवाज बनाई थी। हाँ, वो ये अजीब सी आवाज सुननी और बनाई मैंने इसलिए थी कि पता ना चले कि मैं गा रहा हूँ, लेकिन सबको पता लग गया जी। लेकिन सुननी वही अजीब सी आवाज है हमने। तो वही आवाज सुननी है। जी बिल्कुल वही आवाज सुननी है। उसका मजा उसी आवाज में आता है जी। भंडी के फंक्शन में माहम अन्नम चन्नम जैस्मिन और आंटी परवीन, ऑफिस के कैबिन में फहीम और काम चोर करीम, हमारे रॉकस्टार उस्मान अदनान, लीड वोकलिस्ट अरसलान, किचन एक्सपर्ट गजल उनकी बेटी कवल, और लाउंज में बैठे अकमल, राना साहब और ड्राइवर वहाब, फोटोग्राफर राबिद सलीम, और मॉडल जबी, मेकअप आर्टिस्ट भी है यहीं, करे फरारी पे सवारी जनाब अंसारी, कॉलेज में करे मनमानी ठामी और शानी, क्रिकेट के है जांबाज शहबाज और फराज, स्कूल में हमेशा लेट लेकिन है ये फ्रेंड्स के रऊफ लाला, और इन सब के साथ मैं भी पहनता हूँ। जबरदस्त ग्रेट, बहुत कमाल का है। अच्छा, थोड़े से हम लिस्टनर्स के सवालों की तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मजीद कुछ सवाल करूंगी। तो लिस्टनर्स ने आपके लिए जो भेजा है वो ये कि निशान खान कहते हैं कि शानी अरशद सर आपको शो में दिल की गहराइयों से खुशामदीद, और माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है। और आबदा परवीन मैडम के साथ आपने जब काम किया तो क्या अच्छा लगा आबदा परवीन मैडम में, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे क्या सीखने को मिला? अल्लाह आपको और तरक्की दे, हम पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। आबदा जी से मुझे बहुत सीखने को मिला। सबसे पहले तो मुझे उनसे आर्टिस्ट को आजिज होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, और अपने से जितना भी छोटा आर्टिस्ट हो उसको कभी छोटा नहीं कहना, उसको हमेशा बड़े की तरह ही मतलब आबदा जी की जो खास बात है वो ये है, क्योंकि अब हमारे यहाँ वैसे सिंगर्स में ये चीज कम हो गई है, क्योंकि सिंगर्स को कंपोजर ही समझ लें इंडस्ट्री में, अल्लाह के बाद इंडस्ट्री में सिंगर को कंपोजर बनाता है, बिकॉज जितनी अच्छी कॉम्पोजिशन होगी सिंगर का उतना ही ज्यादा नाम होता है। तो एक दौर में बड़े बड़े कंपोजर्स की लोग रिस्पेक्ट करते थे, और आबदा जी आज भी उस चीज पे जो है ना उसी चीज पर हैं। और चाहे मैं उनसे उम्र में उनका बेटा हूँ, बेटे की एज का हूँ, लेकिन वो रिस्पेक्ट उतनी ही देती है जितनी एक म्यूजिक डायरेक्टर को देनी चाहिए। और इस चीज से मैं बहुत हैरान हुआ, और इस चीज पे मैंने उनसे सीखी है। आर्टिस्ट पहले होना चाहिए, फिर बाद में चाहे छोटा है या बड़ा है, आर्टिस्ट अच्छा है तो आर्टिस्ट पहले है।
सही। अच्छा, अली सदाकत आपसे पूछते हैं कि वेलकम आपको, और ये कहते हैं कि अताउल्लाह के साथ आपने काम किया? अ, अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ उनके साथ काम करने का। हाँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी होप मैं उनके साथ मैं करूं, हाँ, हाँ। बट वो मेरी लिस्ट में उन्होंने उनका नाम नाम नहीं लिखा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ कुछ करूं। सही। अच्छा, अरशद वो रुस्तम अली और अर्जुन रॉय आपको कहते हैं कि अरशद सर आपकी वॉइस बहुत ऑसम है। थैंक यू सो मच जी। हाँ। अच्छा, अर्जुन रॉय का आपसे सवाल है, ये कहते हैं कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस बताएं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की गई हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, और उससे आपको मतलब क्या लेसन कुछ मिला, इस तरह का कुछ इनका सवाल है। परफॉर्मेंस मतलब बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ सक्सेसफुल हुई हो, वो बहुत ही ज़बरदस्त गई हो, उतना आपने मेरी अपनी एक्सपेक्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस। मैं आपको एक बहुत मजेदार वाकया सुनाता हूँ। हम्म। मैं अपने बचपन का वाकया सुनाता हूँ आपको, और ये एक परफॉर्मेंस थी। हम्म। अ, दम मस्त के अंदर नई नई हिट हुई थी खान साहब की, हम्म। और मेरी एज उस वक्त मेरे ख्याल से 12-13 साल थी। हम्म। हाँ, मैं उस वक्त प्रैक्टिस करता था। मैं उस वक्त कीबोर्ड तो मैं बचपन 8-9 साल 7-8 साल की एज से सीख रहा हूँ। खान साहब उस वक्त कराची आए हुए थे। उनका एक शो था यहाँ पे हॉलीडे होटल में, अब वो मैरियट होटल हो गया, वहाँ पे उनका एक शो था, और मेरे वालिद साहब का जो बैंड था वो उसमें लगा हुआ था, और मैं बचपन में साथ जाया करता था रिकॉर्डिंग्स में भी, शोज में भी। तो मैं दम मस्त के अंदर उन दिनों में नया नया रिलीज हुआ था, तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस किया करता था, वो भी बजाया करता था। तो मैं शो में साथ गया हुआ था, और शो के बीच में जी, हेलो हेलो। जी जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी जी, आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई थी हाँ जी बीच में जी। आप हाँ भाई। जी जी। तो शो के बीच में एक ब्रेक हुआ खाने का, हम्म। और उसके बाद दोबारा आना था मैंने। हम्म। तो उस खाने के ब्रेक में मैं ऐसी स्टेज पे चढ़ गया और मैं कीबोर्ड बजाने लगा। तो अब मैंने ये नोटिस नहीं किया कि लोग वापस आना शुरू हो गए स्टेज पे ना। अब मैं बजा रहा था, अब मैं जाहिर है मैंने वो छोटे छोटे गाने दिल दिल पाकिस्तान की। जी जी, तो आप परफॉर्मेंस का अभी बता बीच रहे में थे आप जी। राब्ता। जी 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 मैं परफॉर्मेंस कह रहा था और मैं गाना बजा रहा था, और जैसे ही मैंने बजाना खत्म किया तो क्लैप शुरू हो गई। वाह। मैंने बाद में देखा कि उसके जो लोग बैठे हुए थे वो सुन रहे थे मुझे। तो हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि और बजाएं। हाँ। मैंने और बजाना शुरू। अब वो इसलिए मुझे कह रहे थे बिकॉज उनके सामने वो देख रहे थे कि 13 साल का बच्चा है जो हाँ। स्टेज पे बैठ के बजा रहा है। हाँ। तो मुझे और बजाएं। अच्छा मैंने और बजाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब भी मुझे इशारा करने लगे कि बजाओ बजाओ। अच्छा। बजाने लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि वो जो मेरे वालिद साहब कुछ बैंड था वो आया, उन्होंने मेरे साथ बजाना शुरू किया। उन्होंने मेरे साथ बजाना शुरू किया और मैंने दम मस्त के लंदे बजा रहा था मैं उसमें। उसके बाद खान साहब के लोग आने शुरू हुए, और करते करते खान साहब भी आ गए वापस। और अभी म्यूजिक बज रहा था और खान साहब आए बैठे। खान साहब ने उसमें सरगम करनी शुरू कर दी। तो वो मेरे लिए वो समझ में मैंने कभी खान साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वो मेरी एक बचपन में मेरी एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो सारी जिंदगी मुझे याद आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने खान साहब के साथ स्टेज शेयर किया। और वो बड़ी बात, और खान साहब ने भी मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन बजा रहा है, तो वो भी देखा, उन्होंने बड़े खुश हुए, हंसते हुए उन्होंने भी सरगम करनी शुरू कर दी कि दम मस्त शुरू हुआ है। उन्होंने भी बीच में अलाप और वो करना शुरू कर दिया। तो वो एक बड़ी मेरे लिए एक बात थी। ये एक बड़ी यादगार परफॉर्मेंस है। इससे बड़ी कोई भी परफॉर्मेंस होगी मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी होगी। सही बात है। जिंदगी में जो वाकया है
सही मैं नहीं बात बोल है। सकता। एजाज़ की बात है आपके लिए राहत फ़तेह अली खान साहब और बिल्कुल उनके एजाज सामने की बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा इन्होंने एक और सवाल अर्जुन रॉय ने आपसे किया हुआ था कि जब प्रोडक्शन होती है तो उसका कुछ बजट डेफ़िनेटली होता है। तो कैसे आपके लिए मतलब आसान होता है ये? बाज़ औक़ात मुश्किल तो नहीं होती कि बजट के अंदर रहते हुए आपने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करना है? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं होती, मुश्किल उस वक्त होती है जब अपने कुछ और म्यूजिशियंस से बजाना, बिकॉज देखिए जो हमारा, मैं जो आपको टाइम बता रहा था 2000 के दौरान जो काम हो रहा था, हुँ, उसमें लाइव म्यूजिशियंस इतने ज्यादा नहीं इस्तेमाल होते थे। हुँ, तो मेरा ज्यादा जो था कीबोर्ड पे या कंप्यूटराइज साउंड होती थी। हुँ, प्रोडक्शन उस वक्त बड़ी होती थी जब लाइव म्यूजिशियन उसमें ऐड करने होते थे। हुँ, तो मुझे कभी मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई बिकॉज मैं जब दूसरा के लिए प्रोड्यूस करता था तो वो इस प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी वो आर्टिस्ट खुद देखता था। हुँ, उसकी मर्जी होती थी कि उसने कितना महंगा गाना बनाना है या कितना सस्ता गाना बनाना है और वो कितने लोगों को पे करना चाहता है। हुँ, जो वो कहेगा कि यार मैं 10 लोगों को पे करना चाहता हूँ तो ठीक है, उसकी जिम्मेदारी। अगर यार मेरे पास बजट नहीं है, सिर्फ 2 म्यूजिशियंस के कर लेते हैं, तो हुँ। ये डिसाइड इस पे होता है कि इसमें वो नहीं होता कि मुश्किल होती है। बट हाँ, मेरे ख्याल से शायद इस वजह से सवाल कर रहे होंगे कि बीच में कुछ नीम हकीम भी होते हैं। तो उल्टे सीधे बताते हैं बेचारे मासूम लोगों, तो ये भी है, हो जाता है, हाँ, हाँ। हर इंडस्ट्री में होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा खान वली ने भी आपको वेलकम कहा हुआ है और कहते हैं कि आपसे मेरा एक सवाल ये है जी कि थैंक यू। म्यूज़िशियन तो आप हैं और बहुत सक्सेसफुली आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे ख़्याल आता है कि आपने कभी एक्टिंग क्यों नहीं की? एक्टिंग मैंने की है एक्चुअली, अच्छा, वॉव! और एक्टिंग मैंने कुछ एड्स में की है। हाँ, हाँ। तेरी आवाज का जादू वाला जो एड है उसके अंदर गिटार जो है वो मैं ही बजा रहा हूँ। हाँ, वो तो आप हैं। हाँ, सही। हाँ, और यूफोन की 2-3 कमर्शियल में मैंने एक्टिंग की है, वो भी इस वजह से कि जो हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एहसन रहीम। हुँ, हुँ। एहसन भाई मेरे दोस्त भी हैं और बड़े भाइयों की तरह। हुँ, वो मैंने एक्चुअली मैंने पहला कमर्शियल भी जो है ना वो एहसन भाई के साथ किया था। हुँ, तो कमर्शियल्स में मुझे एहसन भाई की तरफ से ब्रेक मिला। हुँ, तो वो समटाइम्स कभी हम कमर्शियल कर रहे होते थे, वो मुझे भी कास्ट के लिए करते थे। वो कोई म्यूजिकल टाइप का कैरेक्टर होता था तो मुझे कहते थे यार शानी ये तो तू आ जा इसमें। हाँ। अरे ठीक है आ जा। एक इसी तरह हमने एक और ऐड किया था जिसमें वो था दुनिया की सबसे सस्ती तरीन और में जा रहा ये बंदा, उस तरह एक बनाया था। उसमें एक म्यूजिक कंडक्टर रोल था, वो हाँ, म्यूजिक कंडक्टर भी उन्होंने मुझे बना दिया कि इसमें म्यूजिक कंडक्टर। अच्छा वो मेरे ज़हन में नहीं है, देखूँगी मैं दोबारा। सही। तो हाँ, अच्छा अभी इस आपका ये तरह वाला जो अभी छोटी जो मोटी एक्टिंग देखा की था थी। हमने, जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी, तो उससे मुझे आपके अंदर जैसे अभी आपने एहसन रहीम का ज़िक्र किया और एहसन रहीम हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं डायरेक्टर। उन्होंने जी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, बहुत अरसे से जी करते आ रहे हैं, वीजे म्यूज़िक चैनल चार्ट के ज़माने से 90s से काम कर रहे हैं। और उनकी ख़ासियत जी यही है कि वो अपने काम में कहीं न कहीं कॉमेडी का एडजस्ट करते हुए चलते हैं। तो आपके अंदर भी मतलब वो जो आप परफ़ॉर्म कर रहे जी। थे ना, फरारी की सवारी और ये सब, मुझे लग रहा था कि आपके अंदर भी कॉमेडी है कहीं-कहीं। तो कभी कुछ सिटकॉम वगैरह अच्छा ये बनाने चीज का तो है, हाँ। ये चीज जरूरी है और ये चीज मुझे बहुत हेल्प करती है हुँ, मुझे हुँ। कंपोज करने में भी। हुँ, हुँ। इस तरह के बहुत सारे, अभी एक रिसेंटली मैं बताता हूँ, एक एड चला था। हुँ, वो भी मैंने ऑलमोस्ट इसी टोन में गाया था। एक पे नोट के ऊपर एक कमर्शियल था। हुँ, हुँ। तो नोट 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 करके था एक हुँ, कमर्शियल। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चीज, ये एक्टिंग जो है, आप बिल्कुल सही कह रही है एक्टिंग, लेकिन मैंने हुँ, की नहीं है ज्यादा और मैं कभी मेरा कोई खैर इरादा भी नहीं है ज्यादा एक्टिंग करने का। अच्छा। लेकिन ये चीज म्यूजिक कंपोज करने में मुझे बहुत हेल्प करती है। हाँ। मैं म्यूजिक तो जब टीवी कमर्शियल के लिए कोई म्यूजिक होता है और एक सिचुएशन मुझे दी जाती है कि भाई एक ये सिचुएशन है, इसके ऊपर कोई चीज बनानी है, तो मैं उसको म्यूजिक कंपोजर की तरह नहीं देखता। मैं बिल्कुल इसको एक डायरेक्टर की तरह देखता हूँ हुँ, कि इस तरह इसको लेके चलूंगा और इस पे क्या चीज अच्छी फिल्माई जा सकती है। हुँ।
वो हर पर्सपेक्टिव से मुझे उसमें देखना पड़ता है। तो एक्टिंग ही अगर अंदर हो, उससे एक्चुअली मुझे ये पता चलता है कि यार कोई एक्टर अगर इसके ऊपर इस तरह परफॉर्म करेगा तो उसको एटीट्यूड क्या देना, सिंगिंग में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कॉम्पोजिशन के अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि जिसपे एक्टिंग भी वो आर्टिस्ट परफॉर्म करता हुआ भी अच्छा लगे। सही। तो ये चीजें एक म्यूजिक फिल्म म्यूजिक कंपोजर और टीवी कमर्शियल म्यूजिक कंपोजर की ये चीजें बहुत जरूरी है कि उसे डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, उसे कैमरा मूव्स का भी पता होना चाहिए, उसको एक्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। सही। फिर एक अच्छी चीज निकलती है। सही। अच्छा, ये बेसिकली जिन लोगों के अंदर ये होता है ना कहीं अंदर एक्टिंग का और इस तरह स्पेशली जो कॉमेडी का एलिमेंट है, तो वो अगर टीवी पे नहीं भी कर रहे होते तो अपनी फैमिली के साथ रह के बड़ी कॉमेडी करते हैं तो आपका कुछ ऐसा होता है कुछ घर पे? नहीं, फैमिली के साथ मेरा इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैं पता नहीं अजीब सी एक बात है मेरे घर में, मतलब मैं भी अपने वालिद साहब से डरता था, खामखा डरता था, वो कभी कोई सख्ती नहीं करते थे, बट एक अजीब बस एक खौफ था। तो मेरे साथ भी यही होता है, जो मेरे जो बच्चे हैं वो मुझसे पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे नहीं पता। समटाइम्स कभी कभी उनके साथ कॉमेडी करता हूँ, बट ज्यादातर वो मैं कर रहा हूँ तो शायद वो हंसते भी नहीं है। अच्छा। मैं उनसे पूछा होता हूँ कि तुम क्यों नहीं हंस रहे, तो पता नहीं वो क्यों डरते हैं बच्चे में। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सबसे छोटा बेटा है उसने सारी कसर निकाल दी है। सही। तो वो नहीं डरता आपसे? वो नहीं डरता। अच्छा, माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, और वो किस तरह है कि जिस तरह हर चीज मैंने बहुत जल्दी शुरू की, इसी तरह मेरी शादी भी बहुत जल्दी होगी। मैं I was 20 when I got married. सही। तो ये क्या था, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज ही पसंद की थी। मतलब दोनों? सही। दोनों। ग्रेट, जबरदस्त। जी, आप कुछ बता रहे थे उस हवाले से, शादी के हवाले से बता रहे थे। नहीं, शादी के हवाले से मैं ज्यादा नहीं बता। अच्छा, सही है। अच्छा, अमरजीत सिंह कहते हैं कि वेरी नाइस इंटरव्यू। बस यही नहीं कहते कि थैंक यू जी, आप कुछ? मैं यही कह रहा था कि घर के अंदर नहीं मैं ज्यादा कॉमेडी करता। सही। अमरजीत सिंह ने भी वेरी नाइस आपको कहा है। इसके साथ शहजादा सलीम हैं हमारे, इन्होंने भी आपको मोस्ट वेलकम करा, कहते हैं बहुत एक्सीलेंट वॉइस है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम थोड़ा फिल्मों की तरफ, और फिल्म्स के आपने म्यूज़िक दिए हैं। मैं हूँ शाहिद आफरीदी। आई थिंक पहली ऐसी मूवी थी जिसके बाद दोबारा से जो हमारा पाकिस्तानी सिनेमा है उसमें मूवीज़ आना शुरू हुई हैं, दोबारा से काम हुआ है। बहुत एक बीच में बन तो रही थी लेकिन कोई इतनी नज़र से गुजर नहीं रही थी, तो उस फिल्म की बड़ी धूम मची थी। तो यहाँ से आपने फिर दोबारा फिल्म के लिए म्यूज़िक उसी वक्त से देना शुरू किया, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि OSTs? आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं दोबारा से करती हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप क्लियर है? जी जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप पहले सिंगल्स लोगों के एल्बम्स के ऊपर काम कर रहे थे, फिर जिंगल्स आपने किए, तो मूवी का एक अलग टाइप का म्यूज़िक होता है, उसकी थीम ही बिल्कुल चेंज होती है। तो जब म्यूज़िक की मूवीज़ की तरफ आए तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसमें कोई मुश्किल आई आपको? मुश्किल इस वक्त इस वजह से नहीं आई बिकॉज मुझे शौक था फिल्म करने का। अब उसकी देखिए, मैं म्यूजिक जब प्रोड्यूस कर रहा था गानों के, तो गाने की तरफ सोच रहा था। जब मैं टीवी कमर्शियल की तरफ आया, तो ये शायद काफी लोगों को नहीं पता, मैं टीवी कमर्शियल की तरफ आया तो मैंने गाने प्रोड्यूस करना कम कर दिए, फिर खत्म कर दिए, कि मैं टीवी कमर्शियल्स में ही 100% पे फोकस्ड हो गया था। और मुझे टीवी कमर्शियल करने में ज्यादा मजा आ रहा था कि 4-5 मिनट का एक गाना होता था, 1-1 मिनट पे बात आ रही थी। और उसमें मजेदार ज्यादा बात ये थी कि टीवी कमर्शियल में मुझे वर्सटाइल काम करने को मिलता था, जो मुझे गानों में करने का मौका नहीं मिलता था। तो और ऐसी भाई के साथ जो हमने अभी ये आवाज का जादू जिस ब्रांड के लिए था, उसकी एक बहुत बड़ी हमने सीरीज की थी जिसमें डिफरेंट किस्म की चीजें थी। मतलब उसमें हसन भाई भी बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे उनकी कमर्शियल करने के लिए, और फिर वो म्यूजिकली मैं भी उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। तो
पर आप वो एड्स देखें तो आपको लगेगा कि शायद ऐसे लगेगा कि वो छोटी छोटी फिल्म है 1 मिनट की। राइट। इसके अंदर मेरा जो म्यूजिक स्कोर करने की जो प्रैक्टिस थी वो उसमें बहुत हुई। मतलब मेरा म्यूजिक के अंदर बैकग्राउंड स्कोर जो एक्चुअली जो डेवलपमेंट है ना मेरी टीवी कमर्शियल से हुई। इसमें मुझे डिफरेंट सिचुएशंस मिलती थी। इसमें मुझे मतलब कोई एक ऐसा सीन है कि मतलब इंटेरोगेशन हो रही है और एक या कोई डिटेक्टिव है या कोई जंग हो रही है या कोई सुपरमैन बना हुआ है, तो कोई अब ये गाना में ये चीजें नहीं हो सकती। तो टीवी कमर्शियल में मेरे उनका स्कोर करने का जो मौका मिलता था तो उसमें मैं खुद मार्केटिंग किया मैंने इसमें। तो उससे मेरा बैकग्राउंड स्कोर में बहुत जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे यार मुझे फुल लेंथ फिल्म करनी है, मुझे फुल लेंथ फिल्म करनी है। फिर इस तरह करके जैसा तो हुमायूं भाई मैं शाहिद अफरीदी लेके मेरे पास आए। वो पहली फिल्म थी जिसको मैंने स्कोर किया। बस वो फिर मार्केट में होता ये है कि एक काम जब आपका एक अच्छा आ जाए वो समझने वो आपकी एक किस्म की शो रील होती है। लोगों को फिर पता चल जाता है कि अच्छा यार इसने फिल्म का काम किया हुआ है। फिर अब ये भी बड़ा फायदा होता है जब आप काम कर लेते हैं ना तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और हमारे यहाँ पे ऐसे भी होता है कि जब लोग नया काम कर रहे होते हैं तो उनका ज्यादातर उनका जो वो उनका जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जो एक्सपीरियंस्ड हो, तो ऑलरेडी इस मीडियम के अंदर काम कर चुके हो पहले। तो ये भी खुशकिस्मती है कि जो सिनेमा रिवाइवल की जो हमारी पहली फिल्म थी वो मैंने स्कोर की। उसके बाद फिर मुझे काफी फिर मैंने तीसरा इन ट्रबल का भी स्कोर किया और नावाले निशाद का भी स्कोर किया और लोड वेडिंग, जब नहीं चाहूंगी, 7 दिन मोहब्बत दिन रोए, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में माशाल्लाह मेरे हिस्से में सारी हिट फिल्में आई। अल्लाह का करम है मुझ पे। जबरदस्त। और करते करते फिर एक एनिमेटेड मूवी भी आई मेरे पास। बिकॉज एनिमेशन का भी स्कोर करने का एक अलग मजा है और एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। तो हमारे प्रोड्यूसर है अजीज जंदानी साहब जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है डाउन की। वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि मुझे उन्होंने पूछा कि तुम इसका स्कोर इस तरह देखते हो, क्या लगता है फिल्म देख के इसका साउंड कैसा होना चाहिए? तो इसका म्यूजिक जो है ना वो वेस्टर्न स्कोर होना चाहिए। मतलब इसमें हम देसी चीजें ना रखें, हम इसको वेस्टर्नाइज करते हैं। उसमें अजीज जिंदानी साहब को मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने ही एक्चुअली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो उन्होंने कहा कि यार जब वेस्टर्न कंपोज करना ही है व्हाई नॉट वी डू इट विद एन रियल ऑर्केस्ट्रा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आप मतलब रियल ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड करने में सिर्फ बजट ज्यादा लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इतना स्पेंड करना चाहते हैं मैं तो तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम इसको यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा के साथ करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। हम पाकिस्तान में काम करते हैं सारी जिंदगी और यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं होता। तो ऑर्केस्ट्रा पे यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करना, ऑर्केस्ट्रा पे काम करना बहुत आसान बात नहीं है। खैर ऑर्केस्ट्रा मूवीज और साउंड ट्रैक्स तो मैं शुरू से सुनता आ रहा था। प्लस मैंने जो बेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है वो भी मैंने बहुत ज्यादा सुना रहा था। तो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के ऊपर मेरी प्रैक्टिस तो थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के साथ हम ऐसे करना है कि क्या लैंग्वेज है वो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर उसके लिए मैंने वेस्टर्न फिल्म स्कोरिंग का एक शॉर्ट कोर्स किया फिल्म को करने से पहले, ताकि जिससे मुझे एक्चुअली पता चले कि उनकी इंडस्ट्री की फिल्म लैंग्वेज क्या है और ऑर्केस्ट्रल लैंग्वेज क्या है। और फिर मुझे एक्चुअली पता चला सिर्फ म्यूजिक कंपोजर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें म्यूजिक कंडक्टर होता है, उसके साथ आपकी अलग मीटिंग्स होती हैं, म्यूजिक कॉपिस्ट होते हैं और जो हर ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो हर सेक्शन होता है उसके अलग अलग कॉपिस्ट होते हैं। फिल्म सेक्शन को कोई आपने पार्ट लिख के देना है या ब्रास सेक्शन को आपने कुछ पार्ट लिख के देना है या वुडविंड सेक्शन को आपने कुछ पार्ट लिख के देना है। तो वो एक बिल्कुल मेरे लिए एक नई वो लर्निंग थी। तो खैर वो मैंने सीखा, मैंने कहा मुझे तो फिल्म करनी है तो नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने वो पूरा मैंने सीखा और फिर
अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अजीज साहब कहते भी थे कि यार तुम ये सारी चीजें समझ गए। मैंने ये सारी चीज करने के लिए आपसे तो मैंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उसके पहले मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया है इसी के ऊपर। एक बिकॉज हम अभी जिस स्टाइल में काम करते हैं, हमें आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिजिटल कंपोजर्स हैं। इवन वेस्ट में भी सारे डिजिटल कंपोजर्स हैं, मतलब इवन इतना बड़ा नाम हैंस जिमर, वो भी कंप्यूटर पे म्यूजिक करते हैं। बट जब ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक करना होता है, उसके लिए बीच में कॉपीस्ट और कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो हायर किए जाते हैं, जो आपकी डिजिटल म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि पाकिस्तान में पहला वाहिद अभी तक कंपोजर है जिसने एक ऑर्केस्ट्रा के साथ फिल्म स्कोर किया। ग्रेट। अच्छा, अहमद सिद्दीकी का मैसेज है, कह रहे हैं बहुत ही खुश मिजाज लग रहे हैं माशाल्लाह, इतने दूर से मालूम हो रहा है इनकी बातों से, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बातें लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा, अब तक ये बड़ा एक मुश्किल सवाल होता है हर उस बंदे के लिए जो कि मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, कुछ तख्लीक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है, अभी तक इतनी मूवीज़ का आप माशाल्लाह आपने सारी हिट मूवीज़ का म्यूज़िक दिया है, सबसे दिल के करीब किसका म्यूज़िक रहा जो आपने कंपोज किया? सबसे दिल के करीब सबसे दिल के करीब आप म्यूजिक गाने की बात करें या स्कोर की बात करें? स्कोर की बात करें। म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की बात करें? जी जी। बैकग्राउंड स्कोर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है अपना, वो नामालूम अफराद, पहली फिल्म थी कबीर की, नामालूम अफराद और तीफ एंड ट्रबल। अच्छा, आप सॉन्ग की बात करें अगर तो? और उसके बाद डोंकी किंग। आहा, राइट, सही। अच्छा, अब इसमें सॉन्ग की बात करें तो फिर सबसे अच्छा कौन सा लगता है सारी मूवीज में? सॉन्ग सारी मूवीज में जो मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है वो लोड बेडिंग का गाना है, रंगिया। अच्छा, सही। अच्छा, मेरे सामने आपके OSTs की सारी लिस्ट आ रही है जो आपने OSTs का जो म्यूजिक दिया है, दयारे दिल का आपने म्यूजिक दिया है, कमाल का सॉन्ग था वो जी, कमाल का। जिंदगी गुलजार है आपके क्रेडिट पर है। जी जिंदगी गुजार दी। जी। और कोई चांद रख, हाँ है तो बेशुमार, लेकिन मैं वो बता रही हूँ आपको जी। कोई चांद रख राहत फतेह अली खान ने गाया, और बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशन। अगर ये भी थोड़ा सा आप हमें गा के सुनाए, क्योंकि आपने भी गाया ये वाला। जी जी। जी, लिरिक्स थोड़ा सा इसके ज्यादा याद नहीं है। अच्छा, जब इतने सारे गाने कर रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। आतिश मेरी आतिश बनी, क्या मगर साजिश बनी, आतिश मेरी आतिश बनी, क्या मगर साजिश बनी, सीने कोई सांस मेरी झूठ मेरा चैना, बुझने लगे मनवा मेरा, बुझने लगे नैना, जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा, कोई चांद रख मेरी शाम पर, तेरे नाम पर, कोई चांद रख तेरी शाम पर, तेरा दिल जले तेरे नाम पर। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और इसको ये वाला जो है पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कैचिंग है, बहुत अच्छा लगता है। गाना भी मुश्किल है, मुझे अंदाज़ा है।
जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा Thank you. बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आने वाला है न्यू। जी, और मैं अभी आपके शो में ये बताना पसंद करूंगा कि इंशाल्लाह 2 दिन में हम्म मेरा नया गाना आ रहा है, हम्म दिल ना तोड़िया के। हाँ, राइट। और अभी अभी भी मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, कि कल हम इसका वीडियो शूट कर रहे थे अच्छा। और सुबह कोई 4-5 बजे हम शूट से फ्री हुए, हाँ, और फिर वो काफी लेट सोया और वो जल्दी जाग गया। तो अभी इंशाल्लाह आज इसका म्यूजिक हम उसका वीडियो एडिट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल या परसों बहुत जल्दी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। तो हाँ, चलें, फिलहाल जबरदस्त। फ्यूचर ये है। इसके अलावा वर्किंग ऑन कायदे जिंदाबाद, हाँ हाँ, जो नबील कुरैशी की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है, जी जी। उसका बैकग्राउंड स्कोर पे काम चल रहा है। हाँ हाँ, और इसके अलावा हुमायूं से एक फिल्म आ रही है, लंदन नहीं जाऊंगा। कि जी। कि इसके गानों पे काम हो रहा है। हाँ हाँ, इसके ग्रेट। अलावा एक फिल्म आ रही है जिसमें मुस्लिम अकरम साहब भी हैं, जावेद शेख भी हैं, फवाद खान भी हैं। फिल्म का नाम है मनी बैक गारंटी। ग्रेट। इसके लिए कुछ म्यूजिक कंपोज किया है मैंने। हाँ हाँ, और इसके अलावा एक और फिल्म आ रही है द मस्तम, हाँ हाँ, उसका बैकग्राउंड स्कोर भी कर रहा हूँ मैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो होने वाले हैं। जबरदस्त, चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो जब भी आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम आप हमें ज़रूर दें। और जैसे आपने बताया कि भी 2-3 दिन में ही आपका बिल्कुल। सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, तो सबसे पहले मैं चलाना चाहूँगी, इसलिए मुझे पहले आप उसकी जी। कॉपी भेज दीजिएगा। और थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऑन ईयर भी लूँगी। थोड़ी देर के लिए ऑन ईयर भी लूँगी, बस 2-3 मिनट दे दीजिएगा हमें। और उसके बाद जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, इंशाल्लाह ताला शानी, जी आपसे जी मैं वादा ले रही हूँ इस वक्त ऑन ईयर कि आप हमें ज़रूर टाइम देंगे। बिल्कुल टाइम देंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी ज़बरदस्त जिस तरह की माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो बातें सुन के भी अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह बड़े अच्छे खुश अखलाक खुश मिजाज आदमी, जैसे हमारे लिसनर्स भी कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया अपना, और आइंदा भी बस देते रहिएगा। जी जरूर, जी, थैंक कुछ यू सो कहना मच। चाहें अगर लिसनर्स से हमारे आखिर में। लिसनर्स से ये कहना चाहूंगा कि अपनी सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आप जिंदगी में जितने भी बिजी हो, आप जिंदगी में जितने भी जरूरी काम हो, अपनी हेल्थ की पहले परवाह करें और अपनी नींद पूरी किया करें। और बहुत सारे लोग बात बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बातें कम बोली जाती है, बट ये बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने एक टाइम पे मैंने दिन रात काम किया, बट मैं बहुत लिमिटेड काम करता हूँ, और आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ये सबसे जरूरी है। सही सही, ग्रेट शानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने आपसे वादा ले लिया, जैसे ही सॉन्ग रिलीज हो रहा है तो आप मुझे 2-3 मिनट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बात करते हैं, ठीक है? जी जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।